बात करेंगे सिंध सरकार की लापरवाही और नाअहली की वजह से अहले कराची जो हैं वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए आसान टारगेट बन चुके हैं और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान शहर कायद में लूट मार की बढ़ती हुई वारदातों से पुलिस भी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। और हमजा ऐसा लगता है कि पुलिस ने भी अब हाथ खड़े कर लिए हैं। शहरी मुजरिमान के हाथों नकद रकम हो, गाड़ियां हो, मोबाइल फ़ोन हो, हत्ता के कीमती जानें हों, उनसे महरूम हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि डाकू जो हैं दिन दिहाड़े शहरियों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। चंद रोज़ कबल भी हमने देखा कि डकैतों ने 24 घंटे के दौरान 3 शहरियों को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किया था। हाँ जी, आप देख लें। और सिंध असम्बली में भी बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सिंध असम्बली इजलास में सूबे भर में अमन व अमान बिलखुसूस कराची में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाक़यात पर अपोजिशन अरकान ने इजहार तशवीश किया और अपोजिशन अरकान का यही कहना था कि लियारी में एक मरतबा फिर गैंगस्टर मुतहर्रिक हो गए हैं, जिसके बायस मुनशियात भी सरेआम फरोख्त हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मौजूदा सूरत हाल में पुलिस, हुकूमत और रियासती इदारों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सूरत हाल को कंट्रोल करे। ये अपोजिशन की जानिब से कहा गया है और हम देख रहे हैं कि हुकूमत है चाहे इदारे हैं, इस वक्त तमाम जो हैं वो शायद ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं और शहरी इस वक्त या तो गैंगस्टर से परेशान हैं, फिर जो लूट मार करने वाले हैं दिन दिहाड़े उन गैंगों से परेशान हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, मसला है क्या? एक दफ़ा हमने देखा कि हालात बहुत बेहतर होना शुरू हो गए थे, अब फिर हम देख रहे हैं कि 24 घंटों के अंदर 3 अफराद को जो है डकैती के दौरान कत्ल कर दिया जाता है। मामलात इतने ख़राब हो क्यों गए हैं? पुलिस क्यों नाकाम आपको नज़र आ रही है? देखिए, पुलिस की नाकामी की अहम वजह यह है कि सिंध पुलिस पॉलिटिसाइज हो चुकी है, सियासी हो चुकी है। सियासी बुनियादों पे ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स ठेके पे दे दी गई है। कराची के भी कुछ इजला ठेके पर दे दिए गए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कि जी ये जिला तुम्हारा, ये जिला तुम्हारा। और अगर इसके ऊपर इंशाल्लाह, मैं इस्लामाबाद था 10 रोज, डाकुओं के मामले में 4 रोज कच्चे में था, फिर मैं पानी के मामले से मैं रात ही पहुंचा हूं। इंशाल्लाह 1-2 रोज में हम बाकायदा एक व्हाइट पेपर जारी करेंगे कि कराची में कराची वालों के साथ ओवरऑल सिंध में उधर कच्चे के डाकू, उनके सरपरस्त भी ये पक्के के डाकू हैं जो असेंबली में बैठे हैं, कैबिनेट में बैठे हैं, और कराची को जो लावारिस छोड़ दिया गया है, ये पिछले दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी हो गई हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इसकी असल वजह यह है कि पुलिस पॉलिटिसाइज्ड है। किसी को फिक्र नहीं है कि जी उससे गर्ज नहीं है कि लोग मर जाएं, क्राइम बढ़ जाए, उन्हें पता है इस पर कुछ नहीं होगा। वो क्या कहें कि जी वो बस वो पिया राजी तो सब कुछ ठीक है। मेरा मतलब यह है कि यहाँ एक होता है कि जो ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं तो उनको एक फील होता है कि जी हमें अगर क्राइम रेट बढ़ गया तो शायद हमें हटा दिया जाए, शायद अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया हमें हटा दिया जाए। पुलिस तो लगी हुई है कोरोना वालों को पकड़ने के लिए, बत्तेबाजी के लिए सारे मामलात पे। और खासतौर पर मैं समझता हूं कि कुछ अरसे से जब वो कराची पुलिस को भी चेंज किया गया, उसके बाद तो मुझे कराची का और भी दिवालिया निकलता पता नहीं क्यों चेंज किया था। गुलाम नबी मेमन को हटने के बाद मुझे कराची का और दिवालिया निकलता हुआ नजर आ रहा है। कराची को टारगेट किलर्स और ये डाकू, पता नहीं वो कोई तो वजह होगी, मैं नहीं जानता नहीं कौन है सीसीपीओ साहब, आई डोंट नो कि कौन है डिशलाई साहब, लेकिन हम हर फैसले जो होते हैं बेहतरी के लिए होते हैं ना। अगर कुछ गलत था, लेकिन आज सूरत हाल ये है। जी शेख साहब, वजह क्या है? क्या पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं या फिर वो खुद ही काम करने के लिए तैयार नहीं, एलिजिबल ही नहीं है? देखिए, दो चीजें। एक तो मैं बताना चाहता हूं कि कराची की आवाम बहुत परेशान है इस वक्त। एक तो जो वो डाकू हैं जो कि सरेआम मोबाइल छीन रहे हैं, बहुत सारी आपको वारदातें जो इंशाल्लाह हम फिगर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो उसकी मोबाइल स्नैचिंग की, रॉबरीज की वारदातें बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। और अब दूसरी जानिब जो है पुलिस को लगा दिया इन्होंने कि जी वो लग जाओ ताजरों के पीछे, वहां से दुकानें कौन सी खुली है, कौन सी बंद। अब आती है पुलिस कैपेबल है कि नहीं है। पुलिस कैपेबल थी, लेकिन पुलिस को इन्होंने अपने आज जब 200 एसएसयू कमांडो जिनको मोटरसाइकिलों पे डाकुओं का पीछा करना चाहिए, बिलावल हाउस की भैंसों की उसकी चौकीदारी पे लगे हुए हैं, और थोड़ा सा अगर एक कैमरे में किसी ने वीडियो बना ली तो उसको 200 लोग हटा दिया गया। लोग मर जाए उन पर कार्रवाई नहीं होती। मतलब भैंसों की खिलवत में क्यों मुखल हो गए। तो ये सूरत हाल चल रही है। एक तो कैपेसिटी का इशू है पुलिस में, और दूसरा ये है कि जब पता हो ना एसएसपी को कि अगर मेरा क्राइम बढ़ेगा तो हट जाऊंगा, डीआईजी को पता हो क्राइम बढ़ेगा तो हट जाऊंगा। इशू ये है कि उन्हें पता है कि क्राइम बढ़े, लोग मरे, जिए कुछ नहीं। जिसने हमें लगवाया है, जिसके ठेके पे हम हैं, अगर वो राजी है, वो मिनिस्टर साहब, वो एमपीए साहब, वो एक सीएम हाउस के अंदर एक एसएसपी साहब बैठे हैं, वही एक्टिंग आजकल होम मिनिस्टर हैं, वही एक्टिंग आईजी एसएसपी फारूक बशीर साहब हैं, अगर वो राजी हैं तो फिर लोग मरते रहे, लोगों के खून चोरी होते रहे, लोगों की जान से जाते रहे। कैपेसिटी का भी इशू है और जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस है, आपने
2019, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जब से पुलिस ऑर्डर 2019 आया, ट्रांसफर पोस्टिंग, देखिए ना, एडी ख्वाजा साहब थे, सब कुछ ठीक था, उसको नहीं पसंद आया इनको। कल इमाम साहब थे, सब कुछ ठीक था, नहीं पसंद आए। उसके बाद इन्होंने कहा जी ये तो आपका है पीटीआई का है आईजी, हम क्या कर सकते हैं। फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी ने नाम दिया, उसमें मुश्ताक महर साहब आए। ये तो पीपीआईजी है ना जी। आज देखिए कराची से कटकोट कश्मीर तक डाकू राज है, यहाँ मोटरसाइकिल वाले डाकू आजाद हैं, वहाँ वो एपीसी पे गोलियां मार रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, टिकटॉक डाल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सिंध की पुलिस को तबाह कर दिया गया है। बड़ी अच्छी पुलिस थी, बड़े अच्छे अफसर थे, अच्छे अफसरान को साइड पे कर दिया जाता है। वो जो ज्यादा अच्छा रिमार्क देता है, मिसाल है ना, एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में देख लीजिए, किसको हटाया गया, किसको लगाया गया, सब कुछ पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस किसकी क्या है, किसकी क्या नहीं है। मतलब हमारा कोई तो ये सूरत हाल है, खुद जानबूझ कर। और दूसरा, कराची से पीपल्स पार्टी का कोई लिंक है नहीं। वो कहते हैं कराची वाले जिए मरे, मैं पैसा इकट्ठा हो रहा है ना, ठीक है, गुड, जमीनें कब्जा करानी है, मंशियात बिकवानी है, चोरी करानी है, डकैती करानी है, ये पुलिस की सरपरस्ती में भी हो रहा है। ठीक है अली मादिल शेख साहब, यानी कि ये समझा जाए कि आपको इमरान याकूब मिन्हाज साहब पर जो है वो तहफ्फुज़ात हैं कि वो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप पक्के के डाकुओं का बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, ये इस्तिलाह आपने मुतारिफ करवाई। एक मिनट, एक क्लियर कर दूं, नहीं मैं क्लियर कर दूं, इमरान याकूब मिन्हाज साहब को अपनी परफॉर्मेंस से बताना पड़ेगा कि वो क्या है क्या नहीं है। अभी तक तो ऑफिस के अंदर बैठे थे ना, अब वो ग्राउंड पर आकर अगर रिलीफ देंगे हमें, हम कहेंगे जी कदम बढ़ाओ इमरान याकूब, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वो भी नीचे मामलात को हमें लावारिस छोड़ देंगे हमारे वोटर्स को, तो हम कहेंगे निकल जाओ इमरान याकूब, हमारी जान छोड़ दो। बात ही हमारा कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, हमें रिलीफ दें। दूसरी जो मैंने आपको जो आपने कहा कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू की रियलिटी है, मैं पूछना चाहता हूँ, वेयर इज द ऑपरेशन इन शिकारपुर? कहाँ ये ऑपरेशन? पक्के के डाकुओं के खिलाफ क्या किया जा सकता है? हल क्या है कि चलें पक्के के डाकुओं के खिलाफ ऑपोजिशन क्या कुछ कर सकती है? कोई ऐसा एहतजाज कर सकती है कि उन लोगों को भी होश के नाखून लेने पड़े? आपके पास प्लान क्या है सर? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ए प्लान। और मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, मैंने होम मिनिस्टर साहब को भी सारी इनपुट, तमाम को, इदारों को, सबको कहा है कि जी वहाँ हो क्या रहा है। चूंकि मैं, आप सब गवाह हैं कि मैं वो पहला आदमी था जो जब ये एपीसी में लोग शहीद हो गए थे, जख्मी हो गए थे, मैं उन जख्मियों से अस्पताल आते ही मिला था। कोई नहीं गया, सीएम साहब गए एसपी ऑफिस में, डरे हुए एसपी सहाफियों के सवालों से भी डर रहे थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिकली जाके उन जख्मियों से मिला था, उनसे फीडबैक लिया था। मैं शोधा के घर पे गया था और उन शोधा के रिश्तेदारों से पूछा था। मतलब आप देखें कि उनसे, उसके बाद में 9 लोग जो कत्ल किए गए थे, शहीद किए गए थे कच्चे में, मैं कच्चे में गया। मुझे लोगों ने कहा था कच्चे में ना जाओ, कच्चा है ये। मैंने कहा अल्लाह मालिक, हमने जाना है जहाँ पीपल्स पार्टी का कोई वजीर, कोई वजीर आला, तो आईजी कोई नहीं गया, मैं वहां गया। बात यह कि पक्के के डाकू बैठे हैं हमारे साथ असेंबली में, कैबिनेट में, कराची में, इनकी सपोर्ट से। आप देखिए ना, एक बंदा पकड़ा गया, उस ऑपरेशन को हटा दिया। आपको उसके बाद कोई खबर आ रही है आपको? उसके बाद कुछ दिन बाद हम सब भूल जाएंगे, भी पानी आ जाएगा। पानी होता सबसे पहले ऑपरेशन तो फिर यहीं से शुरू होना चाहिए, पक्के के डाकुओं के ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए, ताकि असल जड़ जो है पहले तो उसको उखाड़ा जाए। इंशाअल्लाह असल कार्रवाई पक्के के डाकुओं के खिलाफ होगी, तभी सिंध में अमन अमान आएगा। कच्चे के डाकू तो अगर 20 के मार देंगे, 20 और पैदा हो जाएंगे, 20 और मार देंगे, 20 और बंदूक देंगे। अभी बात सुनिए ना, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ में बंदूक दे दें, मुझे ले जाके कच्चे में छोड़ दें, मैं कच्चे का डाकू? बात है। लेकिन असल जो लोग बंदूक देने वाले हैं, जो पथारेदार हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबल। और वो पक्के के डाकू हैं जो कि सिंध असेंबली में, सिंध कैबिनेट में, जो सरपरस्ती हैं, स्पॉन्सर्स हैं, जो उनको पालते हैं। आज देखिए ना, दोनों डीआईजी एसएसपी, देखिए मेरे सब वास्ते होते हैं, हम सिंध में रहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नए डीआईजी पुराने वाले नासिर आफ्ताब ने और सऊद ने कोई एक्शन तो लिया था। जब कुछ करता है तो गलत भी हो जाता है। शेख साहब, जब आप असेंबली के अंदर बात करते हैं ना कि ये पक्के के डाकू असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, पूरी सिंध असेंबली को आप मशकूक बना देते हैं। देखिए जी, हमारे साथ मैं भी हो सकता हूं, जो भी है, असेंबली नहीं है, लोगों की जाने ज्यादा अजीज हैं। सिंध असेंबली में सारे थोड़ी होते हैं। पीपल्स पार्टी की भी आगे जो 2 रो हैं ना, उसके ऊपर पीछे वाले पीपी वाले खुद बेचारे तबर्रे भेज रहे होते हैं कि जी ये लोग खा गए, ये लोग लूट गए, यही सारा कुछ कर रहे हैं। हम तो एमपी हैं सिर्फ हाथ खड़ा करने, नीचे करने के लिए। देखिए सिंध असेंबली क्या है, जहाँ भी इंसान की जान अजीज है। कह रहे हैं शेख साहब, ये मतलब बहुत शुक्रिया सर आपका। सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और ये जो इस्तिलाह उन्होंने जो है मुतारिफ करवाई है कि पक्के के डाकू, और उस पर वो चाह रहे हैं कि कुछ बात करें, लेकिन जब वो बयान ये देते हैं कि वो असेंबलियों में मौजूद हैं, तो फिर
लोगों को जो है शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि क्या असेंबलियों में ऐसे लोग मौजूद हैं, क्लियर बात करनी चाहिए। क़यादत जो है ना, जो मेन लोग हैं वही हैं, जो पीछे पीपी के लोग भी पीछे बैठे हैं, वो भी जो चलो वो देखते हैं कि उनके पास क्या प्लान है। कह रहे थे कि वी हैव अ प्लान, आगे बढ़ेंगे और एक और चीज़ के लिए हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है, कुछ प्लान मुरतब करने की ज़रूरत है। कोरोना बहरान के दौरान हमने देखा कि मुल्क की जो ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री है वो मफलूज होकर रह गई। मुल्क भर में ट्रैवल इंडस्ट्री के 50% दफातर डिफॉल्टर हो गए और बंद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे नुकसान क्या हुआ कि 30,000 मुलाजमीन भी फारिग कर दिए गए, बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों का किचन बंद हो गया। कोविड-19 में सबसे पहले ट्रैवल इंडस्ट्री को ही बंद किया गया था। और अलमिया यह है कि अभी भी अब देखें तो इंडस्ट्री उस तरह से बहाल होती हुई हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए सफरी पाबंदियां हैं, सफरी पाबंदियां अगर फिर खुल रही हैं तो फिर आगे से मसाइल मुख्तलिफ आ रहे हैं, आगे वैक्सीनेशन के मसाइल भी होंगे लोगों के। और पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री में तकरीबन 5 लाख से ज़ायद अफराद जो बताए जाते हैं कि वो वाबस्ता हैं, और ये घराने हैं। अगर हम अफराद की बात करें तो आप इनको घरानों के अंदर कर सकते हैं कि अगर एक कमाने वाला है तो कितने खाने वाले होते हैं, ये हमें पाकिस्तान के हालात को देखते हुए अच्छी तरह से मालूम है। और फिर ये घराने शदीद माली और जहनी मसाइल का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ट्रैवल एंड टूर्स इंडस्ट्री ने जो देखें हम तो फौरी बेल आउट पैकेज, आसान शराइत पर कर्जे देने का जो मुतालिबा कर दिया है, और कहा है कि इंडस्ट्री के अहदेदारों का इस हवाले से जो कहना सामने आया कि उनके पास मसाइल के हल के लिए तजावीज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म बुलाकर मसाइल सुने तो सही ताकि उनका कोई हल निकल सके। बिल्कुल ऐसे ही है। नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदा। इनसे जानते हैं कि इनके पास प्लान क्या है, तजावीज़ क्या हैं जो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को देना चाहते हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या प्लान है आपके पास, क्या तजावीज़ हैं, मुश्किलात भी बता दीजिएगा और फिर तजावीज़ भी हम आपसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का कि उन्होंने इस अहम और सुलगते हुए मौजू को चुना और उसके हल के लिए हमें मदद किया। इसके मसाइल आपने जैसे बताया कि 5 लाख से ज़्यादा अफराद जो है वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। और सबसे पहले कोविड-19 जनवरी 2020 से आज तक ये इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है, सबसे पहले बंद हुई है। और आगे फ्यूचर करीब में भी कोई चांसेस कम नज़र आ रहे हैं कि ये बेहतरी की तरफ जाए। तो जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उनका विज़न है कि बेरोज़गारी को कम करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना है। तो और दूसरा उनका दूसरा विज़न है कि ट्रैवल और टूरिज़म को प्रमोट करना है, सियाहत को बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक की जो इकॉनमी बेस ही टूरिज़म पे करती है, सियाहत पे करती है। ये वज़ीर-ए-आज़म का बहुत अहसन इक़दाम है, अहसन विज़न है। लेकिन उसके लिए फ्रंट लाइन जो उनके वर्कर हैं, उनकी जो फ्रंट लाइन इंडस्ट्री है, वो सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो ट्रैवल ट्रेड है। तो उस सिलसिले में हर बहरान में जैसा कि कुछ इम्कानात भी पोशीदा होते हैं, तो इसमें यह है कि अभी सारी दुनिया की टूरिज़म बंद है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि 3-4 जो ज़्यादा शरह कोविड वाले ममालिक हैं, उनके अलावा बाकी सारी दुनिया के लिए एंट्री जो है वो फ़ौरन जो है ओपन की जाए, ताकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भी जाए और सियाहत भी प्रमोट हो। इस एक इंडस्ट्री से बहुत सारे जो है होटल इंडस्ट्री और बाकी मार्केट मुंसलिक है, वो भी प्रमोट होगी। तो नवीद साहब, हम मुतासरीन की बात कर लेते हैं। ये टूरिज़म जो बंद होने की वजह से या इंडस्ट्री को नुकसान जो पहुंचा, उसकी वजह से जो बहुत सारे घराने जुड़े हुए थे उनको भी नुकसान पहुंचा। बिल्कुल। आपने बेल आउट पैकेज की बात की है कि बेल आउट पैकेज पे आसान जो है वो कर्जे फ्राहम की जाए एक साथ पर, वो किस तरीके से फ्राहम की जाए और उस मुतालबे पे हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्स दिया आपको? जी, अभी तक हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जिस तरह हुकूमत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी मराद दे रहे हैं, उसमें यूटिलिटीज़ में और दूसरी मराद दे रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री को कोई 0% जो है उन्होंने मराद दी। आप लोगों की बात हुई, किसी ने रब्ता करने की कोशिश की? किसी भी ने भी आज तक रब्ता करने की कोशिश? आप लोगों ने रब्ता किया? हमने मुतालबा हमने काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी किया और भी दूसरे जो है लेटर्स के थ्रू, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो 60% टैक्स कलेक्ट करके हुकूमती ख़जाने में जमा करवाती है। ये वाहिद इंडस्ट्री है। बाकी जो बैंक्स हैं वो यूटिलिटी चार्जेस अगर हमसे रिसीव करते हैं तो उसके अगेंस्ट हुकूमत से चार्जेस लेते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो
टैक्स कलेक्ट करके पैसेंजर से डायरेक्टली हुकूमती खजाने में जमा करवाते। डिफॉल्टर जो हो गए उनको बंद करना पड़ा अपना कारोबार, बिल्कुल ऐसा। और कितने मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन को आपको निकालना पड़ा, वो मसाइल क्या हैं वो बताएं। वो ये मसाइल हैं कि जैसा आपने पहले शुरू में बता दिया कि ये इंडस्ट्री सबसे पहले इफ़ेक्ट हुई है, तो उस वजह से सबसे अभी आप ये करेक्ट कर लें 30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं इस इंडस्ट्री से। तो उनके लिए बहाली के लिए सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि खुसूसी कर्जा जात की बजाय ग्रांट मंजूर की जाए। अच्छा, ताकि जो लोग हैं दोबारा अपने ऑफिसेज ओपन करें और उनको जो है ना वो सरवाइव कर सके। 1.5-2 साल कोई भी फ़र्द या घराना जो है वो घर में बैठ के नहीं खा सकता, और महंगाई की आप शरह देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बिल्कुल ठीक है। तो उस वजह से हमारा मुतालबा है कि खुसूसी आने वाले बजट में खुसूसी ग्रांट मंजूर की जाए। अच्छा। उसके साथ हमें जो है आसान शराइत पर कर्जे दिए जाए, बेल आउट पैकेज दिया जाए। इसके साथ साथ जो हुकूमती मुख्तलिफ फीसिस और टैक्सेस हैं माहाना और सालाना, जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इनके जो टैक्सेस हैं वो हमें 5 साल के लिए छूट दी जाए। और दूसरी जो हमारी फीसिस हैं लाइसेंसेस की, बिल्कुल ठीक है। आपके मुतालबात जो हैं वो हमने सुने और उम्मीद करते हैं कि इस मसले को कोई हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आप आइस पाकिस्तान का हिस्सा बने। एक अहम इंडस्ट्री है, हम जानते हैं कि अब जैसी पाबंदियां लगी थी, सबसे पहले तो परवाज़ों के ऊपर पाबंदी लगी थी, दूसरे ममालिक में जाने पर पाबंदी लगी थी, यहाँ पर आने पर पाबंदी लगी थी, और अभी तक ये पाबंदी बरकरार है। और अगर खुली भी जाती है तो 1-1.5 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि कोविड की वजह से ऐसे मामलात फिर से आ जाते हैं। अब हुकूमत बजट लेके आ रही है, उनके जो मुतालबात हैं, इस इंडस्ट्री के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे। देखना चाहिए इन चीज़ों को भी, बेल आउट पैकेज हो, ग्रांट हो, जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब हम कहते हैं कि हुकूमत भी ये कहती हुई नजर आती है कि मौशी हालात जो बेहतर हो रहे हैं, कामयाबियाँ हो रही हैं, कामयाबियों का सिलसिला जो है वो जारी है और हमें मिल रही हैं। तो FBR ने भी हम देखें तो मई में हदफ से 7.82% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, जो रवा माली साल की दूसरी छमाही में तीसरी सबसे ज़्यादा कलेक्शन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। है, ये है बिल्कुल। और तमाम तबकात पर कोरोना के मुआशी असरात के बावजूद FBR ने मई में मुसलसल तीसरे माह अपने हदफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया, और मई के लिए बोर्ड ने 358 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन उसे 28 अरब रुपए इजाफे से 386 अरब रुपए हासिल हुए। और मई 2020 में इकट्ठे होने वाले 229 अरब रुपए से मवाजना किया जाए तो रेवेन्यू कलेक्शन 69% ज़्यादा, यानी कि 69% जो है ये ज़्यादा है। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं इशाल, जो हुकूमत दावे कर रही है वो कितने दुरुस्त हैं, क्योंकि अपोजिशन तो मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ मौशी तजियाकार सलमान शाह साहब मौजूद है। सलमान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये जो FBR की जानिब से दावे किए जा रहे हैं टैक्स कलेक्शन के, इसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं और मईशत पर कितने बेहतर असरात इसके मुरत्तब होंगे? देखिए, एक तो बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी जो इकॉनमी को डूबने से हमने बचाया है, और कोरोना के साथ जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है कि इकॉनमी भी चलती रहे और कोरोना भी काबू में आ जाए, तो उसकी खासी पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हमारी जो ज़्यादातर वैल्यू चेन्स एग्रीकल्चर में माशाल्लाह तो तमाम एग्रीकल्चर बिल्कुल नॉर्मल से बेहतर चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्रियां ठीक चल रही हैं। सर्विसेज में थोड़ी बहुत जो है इम्पैक्ट सर्विसेज पे है, जिसमें जैसे आप पहले अभी बात कर रहे थे टूरिज़्म बिजनेस की और रेस्टोरेंट्स की, और ये चीज़ें जो हैं ये ज़रा बंद हैं। तो अदर दैन दैट आई थिंक कि ये महफूज की गई है इकॉनमी को। और दूसरा बात यह है कि FBR ने जो टैक्स की वाइडनिंग करने की कोशिश की है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज करने की है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली ये आप देख रहे हैं कि रेवेन्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि बड़ी टफ इन्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ कोरोना। सो आई थिंक इसकी ज़रूरत बहुत है पाकिस्तान को, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है हमारे वो अब हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, और उसके लिए हुकूमत के पास रेवेन्यूज होने बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि IMF प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है। सो अगर हमारे पास रेवेन्यूज होंगे तो हम डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। अच्छा शाह साहब, जो IMF की जानिब से हदफ दिया गया है रवा माली साल का पाकिस्तान के लिए,
वो दिया गया 4700 अरब तक। क्या आप समझते हैं कि इसको हम कम्पीट कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे इसमें? जी, अल्लाह ने किया। अगर तो कोरोना काबू में रही और जिस तरह से अब एक डाउनवर्ड ट्रेंड उसमें बन रहा है, एंड होपफुली ये हम वैक्सीनेशन भी हो जाएगी और फिर फुली इकॉनमी खुल पड़ेगी और ये तमाम बंदिशें ख़त्म होने शुरू होंगी, तो डेफिनेटली ये हम अचीव कर पाएंगे। क्योंकि FPR में इस वक्त बहुत सी रिफॉर्म्स हो रही हैं, चीज़ों को आसान किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को लेके हम आ रहे हैं और पाकिस्तान का जो टैक्स पोटेंशियल है उसके मुताबिक कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। बट शर्त ये है कि इकॉनमी माशाल्लाह से इसी तरीके से ग्रोथ की तरफ चलती जाए और हमारा हदफ जो है ग्रोथ का वो खासा सब्सटेंशियल है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो 7% की भी बात की है जो पॉसिबल है और इसलिए हमने FPR को इस तरीके से फाल करना है कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलें और गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है उस पे मैक्सिमम उसमें हम एक्सपेंडिचर कर सकें ताकि पाकिस्तान का हर जो है वहाँ पे। ठीक है शाह साहब, ये बताइएगा, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर साहब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जी कि हमारी पॉलिसीज़ बेहतर थी, मुआशी इस्तेहकाम आया है, जो कौमी मईशत है वो मुस्तहकम हो रही है और अब हम उस मकाम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि जब ये समरात अवाम तक पहुँचाए जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं मज़ीद कितना वक्त लगेगा कि समरात अवाम तक डायरेक्टली पहुँच रहे हों? देखें, एक बात तो ये है कि शॉर्ट टर्म में एडजस्टमेंट बड़ी पेनफुल थी, ये सबको पता है और पिछले 2 साल से इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई है। मेन चीज़ थी कि एक्सचेंज रेट में जब डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है और रुपया इतना गिर जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपका डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी होता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जिसमें एनर्जी सबसे बड़ा है, खुल्तनी तेल, ये इस किस्म के आइटम्स जो हैं वो इंपोर्ट होते थे, तो डॉलर के महंगे होने से वो तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं। लेकिन अब वो एडजस्टमेंट बड़ी मुनासिब तरीके से बेहतर हो गई है, क्योंकि रेमिटेंसेस में बहुत बड़ा बूस्ट आया है, एक्सपोर्ट्स में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो बेशुमार हुई है, बाकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और सबसे बड़ी बात नजर आ रही है आपको कि इस वक्त आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बढ़ने को जा रही है और आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो उठ रही है और तेजी से उठ रही है। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और अच्छी बात है कि मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। मुआशी तज्जियाकार कह रहे हैं कि जी के मईशत बेहतर होती चली जा रही है। बड़े सख्त फैसले किए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और हम इंतज़ार कर रहे हैं आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और हमजा, ये तो हम इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाल्लाह बजट आने वाला है। हम दुआ गो हैं कि अच्छा बजट आए और हम देख भी लेंगे कैसा बजट आता है। कुछ सयाहत की बात अगर करें, उसको बड़ा फ़रोग मिल रहा है और आपने देखा PIA ने एक फ़्लाइट ऑपरेट की है जिसको सफारी एयर सफारी के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें आप जाएंगे, विंडो सीट आपको दी जाएगी, आप तमाम जो ऊंची ऊंची चोटियाँ और पहाड़ हैं उनका नज़ारा करते हुए जाएंगे और फिर वहाँ से आप अगर वापस आना चाहते हैं तो 2 घंटे के बाद आप वापस भी आ सकते हैं। क्या बात है इशाल, तुम मतलब चाह रही हो कि प्रोग्राम छोड़ के फौरी बंदा उधर जाए और उधर जाके जो है तो देखिए ना, आप 2 घंटे के लिए जा रहे हैं और आके वापस। अच्छा, PIA ने इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए एयर सफारी का ऐलान किया। ये सर्विस जो है, क्या ये सर्विस है और क्या कितना मज़ा आएगा लोगों को? जो इशाल बता रही हैं उससे तो लग रहा है कि जी कभी छोड़ें सारे काम और आप उधर ही जाएं, तो अपनी बुकिंग करवाएं। रजब अली कमर जो है हमें बताएं, जब बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कौमी एयरलाइन PIA की जानिब से इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए एयर सफारी का ऐलान कर दिया है। इस खबर के बाद सयाह और सयाहत से वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई है। PIA हुकाम का कहना है कि एयर सफारी का बाकायदा आगाज़ जो है वो 12 जून से किया जा रहा है और इस एयर सफारी सर्विस को अजीम पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा के नाम से मंसूब किया जा रहा है। PIA का मज़ीद कहना है कि
एयर सफारी के शौकीन अफराद जो है दौरान सफ़र गिलगित बल्तिस्तान के हसीन नज़ारों बिलखुसूस बर्फ़पोश और बुलंद व बाला चोटियों का जो है नज़ारा कर सकते हैं। ख़ास कर केटू, ब्रॉड पीक, मशबरूम और दीगर जो पहाड़ी सिलसिले हैं इनका भी जो है इस एयर सफारी से में सफ़र करने वाले सयाह जो है नज़ारा कर सकते हैं। इधर सयाहत से वाबस्ता अफराद का भी कहना है कि PIA पहले ही इस्लामाबाद के अलावा लाहौर, कराची से जो है स्कर्दू के लिए परवाज़ें ऑपरेट कर रही है, जो कि सयाहत को फ़रोग़ देने का एक आसान इक़दाम है। एयर सफारी की सर्विस शुरू होने से भी गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का शोबा जो है मज़ीद आलमी सतह पर उजागर होगा। जी रजब अली कमर, बहुत शुक्रिया आपका। 12 जून मार्क द डेट, ये वो तारीख है जब आप जा सकते हैं। जो ये विंडो सीट की बात हो रही थी, आप नज़ारे कर सकते हैं, जो इशाल बात कर रही थी, आप इसके मज़े ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। सयाहत और 2 घंटे बाद ही आपको बाकायदा वापसी की भी उसी फ्लाइट से वापस भी आ सकते हैं। आपका टाइम भी बच जाएगा और आप बहुत सारे नज़ारे करके, बहुत सारी हसीन वादियाँ देख के और वापस आ सकेंगे। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम भी वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा।